जो हमारा टॉपिक है आज का वो है क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। साख सृजन तथा साख निर्माण क्या है, इस विषय पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले होता है जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी संस्था को उधार देने पर विचार करती है तो उस व्यक्ति या संस्था पर ऋण वापस करने की क्षमता को आकलन करती है। मैंने क्या बोला था आपसे कि कभी भी बैंक जो होगी आपको लोन तभी देगी, बैंक आपको लोन तभी देगी जब आपके पास रीपेमेंट करने की क्षमता होगी। अगर रीपेमेंट की पावर आपके पास नहीं है तो बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगी। तो बैंक लोन देने से पहले आपकी रीपेमेंट क्षमता का एनालिसिस करती है और उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगती है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए, ताकि हम कैलकुलेट कर सके कि आप प्रॉपरली हमारे जो लोन है, डेप्ट है, उसको रीपेमेंट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसका वो एनालिसिस करती है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करिएगा। तो इस प्रकार से बैंक इस बात पर भरोसा करती है कि उसका ऋण समय से वापस होगा या नहीं होगा। मैंने आपको बोला ना कि इकोनॉमी में सबसे बड़ी समस्या होती है एनपीए जनरेट करने की, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में अगर नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स ज्यादा रेडी हो जाएगी तो एक इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर इकोनॉमी में लोन देना बैड नहीं है, बट लोन का रीपेमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है और इकोनॉमी इस तरह की प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो पाती है। तो यानी किसी व्यक्ति या संस्था पर बैंक को भरोसा न हो तो वो उसे ऋण देने से मना कर देगी। मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या करती है, क्रेडिट स्कोर वाले क्षेत्रों को चिन्हित करती है, ठीक है, कि ये क्षेत्र आपका ए एरिया है जहां पर पॉजिटिव ग्रीन सिंबल है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां के लोग जो हैं वो प्रॉपरली लोन्स को रीपे किए हैं। लेकिन दूसरा आपका येलो जोन है और येलो जोन में क्या होता है कि आपका क्रेडिट डूब सकता है, ये प्रोबेबिलिटी 50-50% की है। तीसरा आपका रेड जोन है, रेड जोन में आपका 90% लोन डूब सकता है। इस प्रकार ये एक एरिया वाइज लिस्ट प्रिपेयर करती है बैंक, और उसके साथ ही साथ प्रोफेशन वाइज भी, कौन गवर्नमेंट जॉब वाला है कि प्राइवेट सेक्टर वाला है, कि आपके पास इस तरह करके वो एक प्रकार की लिस्ट क्रिएट करती है और उसके आधार पर लोनिंग करती है, यानी क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है, ठीक है। लोनिंग क्या है, क्रेडिट क्रिएशन करना, किसी व्यक्ति को मनी प्रोवाइड करना क्या है, क्रेडिट क्रिएशन करना, ताकि वो अपनी जरूरतों को फुलफिल कर सके। किससे, लोनिंग अमाउंट से। तो इस प्रकार बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन के पूर्व ये चेक कर लेता है कि ये जो क्रेडिट क्रिएशन के लिए हम जो ग्राहक बना रहे हैं, कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं, ये कस्टमर हमारे जो नियम है, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं ये पूंजी एनपीए में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार जब भी बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है, अर्थात अपने ग्राहकों को बनाती है, अर्थात उनको लोन अमाउंट देती है या डेप्ट अमाउंट देती है ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को संपादित कर सके, तो वहां इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट क्या हुआ, लोन अमाउंट हुआ। साख और साख कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं ये आपने जान लिया। अगर एक अर्थव्यवस्था में 1000 रुपए से एक बैंक का क्या करता है कि 20 लोगों को लोन दे देता है, तो हम क्या कहेंगे, 20 क्रेडिट क्रिएशंस हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मात्र केवल 10 लोन दे पा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि पिछले की अपेक्षा अब क्रेडिट क्रिएशन क्षमता बैंक की कम हो गई है। तो आरबीआई क्या करता है, गाइडलाइन जारी करता है टाइम टू टाइम क्रेडिट क्रिएशन, यानी ज्यादा से ज्यादा मनी एक्सेसिबिलिटी कराने के लिए या कम कराने के लिए, अर्थात क्रेडिट ज्यादा क्रिएट करना है या कम करना है। तो इस प्रकार हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आए, हमारे पास रिजल्ट निकल करके आते हैं
कि बैंक की अन्य भाषा में यह कहा जा सकता है कि बैंक के पास ग्राहक को जो मुद्रा जमा होती है उस मात्रा और अधिक मात्रा में ग्राहकों को ऋण के रूप में मुद्रा उपलब्ध कराती है, और इसे ही हम लोग क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है कि ग्राहकों को ज्यादा मुद्रा प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को मनी अवेलेबल करा देना क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या करता है बैंक, अब तो मैंने देखा होगा कि कई जगह पर जब आप जाओ मोबाइल लेने जाओ, आप क्या कहते हैं लैपटॉप लेने जाओ, तो क्या होता है जीरो फाइनेंस पर भी वो वस्तुओं को अवेलेबल कराता है। जीरो फाइनेंस का मतलब होता है कि आपका 10,000 का मोबाइल है, आपको 2 साल की EMI कन्वर्ट कर दी जा रही है, बट इस पर जो आपका रेस्ट ऑफ अमाउंट है इस पर ब्याज हम नहीं लगा रहे हैं। मान लीजिए 10,000 का मोबाइल है, एक राम नाम का लड़का मोबाइल लेता है, 1,000 रुपए इस महीने चुका देना, यानी 1 साल में आप हमें 10,000 रुपए या 12,000 रुपए चुका देना, और हम इस पर कोई इंटरेस्ट इंपोज नहीं कर रहे हैं। यह क्रेडिट क्रिएशन है। जानबूझ करके हम इकोनॉमी में कंज्यूमरिज्म को फैलाते हैं, उपभोक्तावाद को फैलाते हैं। आप त्योहारों में देखोगे कि लोग क्या करते हैं, जीरो अमाउंट में फाइनेंस कर देते हैं, आपके घरों पर लोग आते हैं फाइनेंस कर देते हैं, ताकि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो सके और इकोनॉमी की डिमांड बूम कर सके, और ये डिमांड पुश इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी को बहुत तेजी से लीड करेगी। बट 1930 में या अमेरिका में जो कंडीशंस हुई थी, अमेरिका में यही कारण हुआ था कि उनकी रिटर्निंग पावर, रीपेमेंट पावर नहीं देखी गई थी और लोन बहुत ज्यादा दे दिया गया था। परिणाम स्वरूप अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी बैठ गई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कंडीशंस वहां पे दिखाई पड़ी थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास मनी तो सब था, प्रोड्यूसर ने कहा सब चीज का फाइनेंस कर दोगे तो मेरे पास कैश तो पैसे नहीं है। सपोज दैट एक प्रोड्यूसर लैपटॉप दे देता है तो उसका तो सारा पैसा लगा हुआ है, बट फाइनेंस करने के बाद पैसा तो आपका इकट्ठा नहीं मिल रहा ना, छोटे छोटे अमाउंट पे पैसे मिल रहे हैं, तो हम अगले लैपटॉप को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये बात नहीं समझ में आती है। तो प्रोड्यूसर की दृष्टिकोण से यह गड़बड़ हो गया था। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होगा कि इकोनॉमी में उपभोक्ताओं को या ग्राहकों को अधिक से अधिक मनी को अवेलेबल करा देना, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, ताकि वो अपने कंजप्शंस को प्रमोट कर सकें। अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है कि 20 लाख रुपए हम देंगे, आप कहोगे हाँ सर, तब तो मैं एक काम करता हूं, फॉरेन में पढ़ूंगा, मैं क्यों इंडिया में पढ़ूंगा, मैं एक काम करूं, एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगा, मुंबई पढ़ूंगा, दिल्ली पढ़ूंगा। तो आपके पास क्रेडिट नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो कि एक काम करते हो, लिमिटेड रिसोर्स से काम कर रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बैंक आता है, वो कहता है कि नहीं, आप एक काम करिए, कोई रिस्क नहीं है, आप कोई पेपर मत दीजिएगा, आप हमसे क्रेडिट लीजिए और जाकर के अपना काम करिए, तो आप आगे आ जाओगे तुरंत। तो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन करना, ठीक है, इट विल बी डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, और उसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है। अगर आपके CRR का मान कम है तो मतलब कि बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन हो और लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मनी को ले सके, और ताकि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके, फुलफिल कर सके, और इकोनॉमी में सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग तो इस बात से सहमत होंगे कि अगर इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन CC बढ़ता है तो उपभोक्तावाद बढ़ेगा, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, और उससे सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा, और सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ने से वेलफेयर बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में कल्याण का स्तर बढ़ जाएगा। कोई मेडिकल का भी हमारा इंश्योरेंस कर दे, क्रेडिट क्रिएशन करने लगे। और मैंने हाल ही के दिनों में देखा है कि गवर्नमेंट आयुष्मान जैसे क्रेडिट कार्ड्स ला रही है, ताकि एक गरीब परिवार जिसको मेडिकल की नीड्स है उसको भी क्रेडिट क्रिएशन करके उसके मेडिकल वेलफेयर को मेंटेन किया जा सके, और परिणाम स्वरूप इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़े।
तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट की क्रिएशन है वो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को प्रमोट करता है, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर को प्रमोट करता है, और कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी को प्रमोट करता है कि जो अर्थव्यवस्था के लोग हैं उनके कल्याण का स्तर मेंटेन हो, मैक्सिमम हो, ये काम करते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन बहुत अच्छी चीज है, बट प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। आप एक दुकान पे जाइए और सारा का सारा क्रेडिट पे आपको सारा सामान दे दे, राशन दे दे, आपको दाल चावल आटा प्लस, तो परिणाम स्वरूप अगला स्टॉक मेंटेन करने के लिए उसके पास मनी कहां से आएगी? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, कि अगर सारा का सारा आपने क्रेडिट क्रिएशन से कर दिया काम, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बैंक क्या करता है कि उसकी लायबिलिटी टेस्ट करती है कि यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर द रीपेमेंट, और तब उसके आधार पर सेलेक्ट करता है ग्राहक को बैंक, और उसके आधार पर वो उसको लोनिंग प्रोवाइड करता है। तो क्रेडिट क्रिएशन एक इजी वर्ड है, बट इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना एक टेढ़ा काम है। हम कैसे एक्सेसिबिलिटी करें कि कोई व्यक्ति रीपेमेंट टाइम पे कर दे या ना करे? क्योंकि भारत में देखें कि जिनके पास बहुत ज्यादा एसेट्स है वो भी भाग जा रहे हैं। तो ये लायबिलिटी टेस्ट करना कि एक व्यक्ति टाइम पर अपने लोन को वापस दे देगा, ये किस बात की विश्वसनीयता को दिखाता है? ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है क्रेडिट क्रिएशन में और इकोनॉमी में, जैसे भारत जैसे देश में जहां पर अनसर्टेनिटी है, लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब कम है, एग्रीकल्चर पे हम लोग डिपेंड हैं। फसल अच्छी हुई तो लोन हम लौटा देंगे, लेकिन नहीं अच्छी हुई तो क्या होगा हमारा? तब तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा ना मेरा लोन। और भारत में आज भी आप देखे होंगे, एक साल क्रॉप अच्छी होती है और अगले साल क्रॉप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो व्यक्ति लोन देने का रिकॉर्ड अच्छा है वो भी बुरा हो जाता है अगले साल, क्योंकि वो टाइम पे लोन को पेमेंट नहीं कर पाता है। तो ये एक इकोनॉमी के साथ एक प्रॉब्लम होती है, और इस तरह हमारे देश में क्रेडिट क्रिएशन यानी ग्राहकों को बनाना आसान है, बट उसके साथ विसंगतियां होना और प्रॉब्लम है, जिससे हमारा बहुत सारा अमाउंट एनपीए में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, और बाद में बैंक का एक बहुत बड़ा अमाउंट दिखाता है कि इतने लोगों ने हमको लोन नहीं दिया, परिणाम स्वरूप मॉनेटरी पॉलिसी उनको चेंज करनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रेडिट। तो इकोनॉमिस्टों ने जो इसको डिफाइन किया है उसको अलग इकोनॉमिस्ट ने किया। जैसे प्रोफेसर जेवेंस ने कहा कि साख शब्द का अर्थ भुगतान को स्थगित करना है, भुगतान को रोकना है। वहीं आपका टॉमस ने कहा साख वो विश्वास है, वो लाइबिलिटीज है, वो क्या होता है, ठीक है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वस्तुएं और सेवाएं देता है, भले ये वस्तुएं मुद्रा के रूप में, सेवा के रूप में, साख मुद्रा क्यों ना हो, आशा करता है कि वो व्यक्ति इसको वापस लौटा देगा। ठीक है, बैंक ये विश्वास करता है कि हम आपको एक निश्चित अमाउंट मनी देंगे, आप घर खरीद लोगे और धीरे धीरे करके आप अपना इस अमाउंट को रीपे कर दोगे। तो हमने आपको होम की सर्विस दिया, हमने आपको बाइक की सर्विस दिया, हमने आपको मेडिकल में सर्विस दिया, सेवाएं दिया, और इस आशा से कि इसका अमाउंट आप हमें बाद में रीपे कर दोगे। ये होता है क्रेडिट, विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वास पर होता है। तो बैंक जब इकोनॉमी में विश्वास ज्यादा करता है तो ग्राहकों को मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा देता है ताकि वो अपने वेलफेयर को मेंटेन रख सके। जीडीएच कोल के अनुसार साख वो क्रय शक्ति है जो आय से प्राप्त नहीं होती, लेकिन वित्तीय संस्थाओं द्वारा जैसे बैंक द्वारा जमाकर्ताओं की बैंक में जमा निष्क्रिय आय को सक्रिय बनाकर कुल क्रय शक्ति में वास्तविक में वृद्धि करते हैं। कैसे? मान लीजिए राम है, राम के अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल मनी है। अब क्या करता है, बैंक ने इस 10,000 रुपए को उठाया और मोहन को दे दिया।
ठीक है, और मोहन को दे दिया कि आप जाइए इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी करिए। तो राम को इन्होंने कहा कि हम 4% ब्याज देंगे, लेकिन मोहन से कहे कि हम आपसे 10% लेंगे। तो ये आपको डीएक्टिवेट मनी को एक्टिवेट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। बट डीएक्टिवेट मनी से एक्टिवेट मनी करना, ये जो क्रेडिट क्रिएशन की एक डिफिनीशन है, इसमें रिस्क लायबिलिटीज बहुत ज्यादा जुड़ गई। तो इस प्रकार अब क्या होता है कि साख सृजन से तात्पर्य बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण और उस मात्रा से जो ऋणी को ऋण वापसी की क्षमता के बराबर होता है। आपको ऋण उतना ही दिया जाता ताकि आप उसको क्या करो, टाइम से रीपे कर सको। किस बैंक किसी को उस सीमा तक ही ऋण या उधार देता है जिससे वो आसानी से वापस कर सके। साख का निर्माण बैंकों द्वारा किया जाता है और बैंकों द्वारा नकद जमा के आधार पर व्युत्पन्न जमा यानी ड्राइव्ड डिमांड क्रिएट की जाती है, और इससे कई व्यक्तियों को ड्राइव डिमांड के आधार पर लोनिंग या क्रेडिट क्रिएशन किए जाते हैं, जिसे हम लोग क्रेडिट क्रिएशन की संज्ञा देते हैं। तो साख सृजन की प्रक्रिया क्या होती है? तो साख सृजन की प्रक्रिया को नकद जमा जितना बैंक में नकद जमा होगा, कैश डिपॉजिट होगा, कैश डिपॉजिट के आधार पर ही अन्य क्रेडिट क्रिएशन का कार्य संपादित होता है। और नकद जमा के साथ एक और इंपॉर्टेंट रोल वेरिएबल करता है नकद आरक्षित अनुपात, जिसको आप लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हो। इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लो, यदि किसी अर्थव्यवस्था में CRR का मान कम है तो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इवन मैं बता दूं कि अगर 1000 रुपए है और 1000 रुपए से हम देख सकते हैं कि अगर क्रेडिट क्रिएशन 20 लोगों को होता है और CRR का मान कम कर दो, ये देखना 25 या 30 लोगों को कवर कर देगा। लेकिन CRR का मान जैसे ही ये बढ़ जाएगा, आपके क्रेडिट क्रिएशन की पावर कम हो जाएगी बैंक की, क्योंकि बैंक को एज अ CRR अमाउंट ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ग्राहकों द्वारा ऋण की मांग आदि तत्वों पर एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया जाता है। किसके द्वारा? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यानी जितने डिपॉजिट आप क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट करते हो उसके पीछे आपको CRR के बराबर कैश अमाउंट बैंक में रखना होगा, जिससे आप ड्राइव डिपॉजिट को नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन 2 प्रकार की स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की स्थितियां हम देखते हैं कि 2 टाइप्स की क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन, जब हम 2 टाइप्स की बात करते हैं तो एक आपका होता है, कहां पर गया है, रुको, हाँ, बैंक में जो जमाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, प्राथमिक जमा के अंतर्गत वो मुद्रा आती है जो लोग बैंकों में नगद मनी के रूप में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और गौड़ जमा वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति जब बैंक से ऋण लेने आता है तो बैंक उसके नाम का खाता खोल देता है और उसे चेक द्वारा उससे रुपया निकालने का पावर देता है। तो इस प्रकार बैंक, व्यापारिक बैंकों द्वारा 2 प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन किए जाते हैं। तो एक आपका होता है प्राइमरी डिपॉजिट के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन, और दूसरा जो हमारा होता है वो आपका सेकेंडरी, या जिसको हम लोग कहते हो ड्राइव डिपॉजिट कहते हो। ड्राइव डिपॉजिट के अंतर्गत कभी भी किसी ग्राहक को कैश मनी नहीं दी जाती है, बल्कि चेकबुक अकाउंट ओपन करके चेक प्रोवाइड किया जाता है। सपोज दैट कि अगर आप एक बैंक में जाते हो और बैंक में जाने के बाद 10,000 रुपये का या 1,000 रुपये डिपॉजिट कर देते हो, तो परिणाम स्वरूप इसको अगर ए व्यक्ति को लोन दिया गया, कितने का? 900 रुपए का लोन दिया गया, तो 900 रुपए कभी भी उसको कैश नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उसका एक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और अकाउंट ओपन करने के परिणाम स्वरूप उसको चेक बुक दे दिया जाएगा और चेक बुक से कहा जाएगा आप अपने पैसे को निकालिएगा। अगर वो बैंक में
कैश की डिमांड करता हो तो कभी भी इस तरह के ग्राहकों के साथ क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया संपादित नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ये 900 रुपए में फिर 90 रुपी एज ए CRR बैंक अपने पास रख लेती है, अब 810 रुपए का वो क्रेडिट क्रिएशन करती है B% के साथ, तो ये आपकी प्राइमरी डिपॉजिट होती है। ये आपकी प्राइमरी डिपॉजिट होती है, जिसको इनिशियल डिपॉजिट के नाम से भी आप जानोगे। लेकिन ये जो जमाएं होती जा रही हैं, इनको आप लोग ड्राइव्ड डिमांड कहोगे, यानी आप सेकेंडरी जमा या व्युत्पन्न डिपॉजिट के नाम से जानोगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो होता है, ये ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति, डी व्यक्ति, ई व्यक्ति, ये जो होते हैं, इनको कभी भी बैंक कैश अमाउंट नहीं देता। अगर किसी व्यक्ति ने ये जिद कर दिया कि नहीं मुझे कैश आप दीजिए, तो उसको उस श्रेणी से, उस कैटेगरी से हटा दिया जाता है, क्योंकि वहीं से बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पावर जीरो हो जाएगी। यहीं से अगर उसने, किसी व्यक्ति ने जिद कर दिया कि नहीं मुझे कैश में सारा अमाउंट चाहिए, तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की पावर वहीं पर जीरो हो जाएगी। इसलिए बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते वक्त इस बात को ध्यान में रखता है कि हम जितने भी ग्राहक जनरेट करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, उनको किसी को कैश नहीं देंगे, बल्कि अकाउंट ओपन करके चेकबुक के माध्यम से पैसा निकालने की पावर देंगे। ठीक है, कुछ जगह पर बैंकों ने एक ऑब्जेक्शंस लगाए कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, बल्कि चेकबुक के माध्यम से जिस पर्पज के लिए आप मनी निकालना चाहते हो, उस थर्ड पार्टी को हम प्रोवाइड करेंगे पैसा। सच एज पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जो होता है, जिसको कहते हो आप व्यक्तिगत ऋण, व्यक्तिगत ऋण में आपका बैंक जो होता है वो फर्स्ट पार्टी हो जाता है। बैंक आपका फर्स्ट पार्टी हो जाता है, ये याद रखना, फर्स्ट पार्टी हो जाता है। जो व्यक्ति लोन ले रहा है, जो व्यक्ति लोन ले रहा, मान लीजिए मोहन लोन ले रहा है, तो ये सेकेंड पार्टी हो जाता है, सेकेंड पार्टी हो जाता है। तो पर्सनल लोन के अंतर्गत आपको चेकबुक अकाउंट ओपन करके आपको दे दिया जाता है कि आप इसमें पर्सनल चीजों को, पर्सनल लोन के अंतर्गत चीजों को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने, मान लीजिए सपोज दैट, अगर आपने कहा कि नहीं मुझे एडुकेशन के लिए लोन चाहिए, ठीक है, एडुकेशन के लिए लोन चाहिए, मुझे एक काम करते हैं कि हाउस, घर बनाने के लिए लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, मुझे बाइक लोन चाहिए, ठीक है, मुझे क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन चाहिए, मुझे एक काम करते हैं, क्या कहते हैं आपका हाउस हो गया, बाइक हो गया, ये कार लोन चाहिए, ठीक है, आपका एडुकेशन लोन चाहिए। तो ये देखिए, इस प्रकार के जो लोन होते हैं, ये थर्ड पार्टी को हमको देना होता है। हाउस लोन में हाउस, जिससे आप मकान खरीद रहे हैं, उसके ओनर को जाएगा पैसा, ठीक है। तब बैंक आपको न दे करके पैसा इस व्यक्ति को दे देती है, क्योंकि बैंक ये सोचती है कि कहीं आपने इस पर्पज के लिए पैसा तो लिया होम लोन के नाम पे, बट उसका मिसयूज ना कर दें, परिणाम स्वरूप आपका होम भी नहीं आएगा और हमको रिकवरी करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि होम एक ऐसी मद होती है जिसको आप लेकर के नहीं भाग सकते हो। परिणाम स्वरूप अगर आपने हमारे किस्तों को नहीं रिपेमेंट किया, तो हम क्या करेंगे, होम को रीसेल करके फिर से आपका पैसा रीपे करा लेंगे। तो इस केस में जो सेकेंड पार्टी होता, जो व्यक्ति लोन ले रहा है, उस व्यक्ति को अमाउंट ना दे करके थर्ड पर्सन को दिया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति से आप होम खरीद रहे हैं, उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं। बाइक लोन के अंतर्गत बाइक एजेंसी को पैसा दिया जाता है और उस एजेंसी का अकाउंट नंबर बैंक लेती है और उसको भी कैश न दे करके बैंक उसके नाम का चेक जारी कर देती है। उसी प्रकार से आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जिस हॉस्पिटल से आप इलाज करा रहे हो, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति को दिया जाएगा जहां से आप इलाज करा रहे हो, वहां पर क्रेडिट किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड आप देख लो, आयुष्मान में आपको 5 लाख रुपए तक का मेडिकल ट्रीटमेंट का मिलता है बेनिफिट, लेकिन आपको नहीं, आप उसे ट्रीटमेंट कराओगे और उस कार्ड के एवज में जो बैंक होगा, जो आपका हॉस्पिटल होगा, वो मनी को एक्सेस करेगा।
उसी प्रकार कार लोन के अंतर्गत जो क्रेडिट क्रिएशन होगा तो वो क्या करेगा, बैंक कार के एजेंसी को पेमेंट करेगा, यानी थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा। नहीं हो सकता कार लोन वाले अमाउंट को आप कहीं और यूज कर डालो। उसी प्रकार एजुकेशन लोन के अंतर्गत आपको पैसा ना दे करके आपको कुछ पैसा दिया जाएगा, जिससे बुक्स आप खरीद सकते हो, हॉस्टल की फीस दे सकते हो, बट मोस्ट ऑफ दी जो फीस होगी वो प्रिंसिपल या वहाँ के रजिस्ट्रार के नाम का या फाइनेंस ऑफिसर के नाम का चेक कटेगा। मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप पढ़ना चाहते हो और वहाँ से आप करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा अमाउंट दे करके बुक्स का और हॉस्टल का और मेस के चार्जेस, बाकी रेस्ट ऑफ जो अमाउंट होगी वो रजिस्ट्रार के नाम या फाइनेंस ऑफिसर के नाम चला जाएगा। कहीं आप मिस यूज ऑफ द मनी ना कर दो। तो 3 प्रकार की पार्टियां होती हैं। एक मैंने आपको फिर से बताया, याद रखना, बहुत भूलना मत। बैंक, जिसको हम लोग प्रथम पार्टी कहते हैं, जो व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पार्टी। और जो हमारे पास होता है, जो जिससे हम सर्विस लेना चाहते हैं, वो आपका होता है थर्ड पार्टी। तो आपको ये बैंक चेक करता है कि आप प्रथम, जो आप सेकंड पार्टी हो या थर्ड पार्टी हो। तो थर्ड पार्टी वाले में वो कम ब्याज पर भी लोन दे देता है, क्योंकि उस चीज को, जो चीज आप ले रहे हो सेवा, उस सेवा से उस चीज की रिकवरी आसान हो सकती है। बट आपने एक सुना होगा पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का मतलब होता है कभी कभी हमारे पास मुसीबतें होती हैं और ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे ही लोन दे दीजिए, मुझे लोन दीजिए, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मुझे कुछ का कर्जा देना है, ठीक है, घर की ईएमआई नहीं भरा उसका करना है, मम्मी का इलाज करना, उनका आयुष्मान नहीं बना, हमको इलाज करवाना है, ठीक है, मेरे घर में क्या होता, घर छत टूटी है, छत बनवाना है। तो देयर आर द मेनी मिसलिनियस यूजेज ऑफ द मनी। मेरे पास बहुत विविध खर्च हैं और इस खर्चों को मैं समाहित करना चाहता हूँ। तब बैंक क्या करता, थोड़ा सा ब्याज की दर ऊंचा करके सेकंड पार्टी पेमेंट करता है। सेकंड पार्टी का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसा दे देता है, तो आप डायरेक्ट उससे आप विविध कार्यों को संपादित कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो लोन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पार्टी पेमेंट कहते हैं। और थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब होता है कोई वस्तुएं आप लेना चाहते हो और उन वस्तुओं या सेवाओं से, जैसे आप पढ़ना चाहते हो, मेडिकल की आप पढ़ाई करना चाहते हो, बीटेक की पढ़ाई करना चाहते हो, तो इन पढ़ाई के द्वारा आप सेवा का लाभ लेना चाहते हो। तो बैंक इस प्रकार की जब क्रेडिट क्रिएशन करता है तो वो देखता है कि लायबिलिटीज आप पे डिटरमाइन होती है और आप इसका मिसयूज ना करो, इसलिए वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है। नहीं, बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि 1 लाख बाइक का लोन लिए, 50-60 हजार की बाइक खरीद लिए, 40 हजार पॉकेट में रख लिए। तो ये मिसयूज ऑफ द लोन है। लोन का प्रॉपर जो मकसद है उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा ग्राहक। इस तरह बैंक इस प्रकार की एक्टिविटी पे बहुत नजर रखती है। इसीलिए बैंक क्या करती है, एक डिपॉजिट आपकी होती है प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरी आपकी डिपॉजिट होती है आपकी ड्राइव डिपॉजिट। और ड्राइव डिपॉजिट के अंतर्गत कभी भी कैश एक्टिविटी आपको संपादित नहीं करने देता है। कहता है कैश एक्टिविटी संपादित न करने के बाद पीछे वो कहता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हम करते हैं। अब किसी को 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए घर बनाने के लिए दे दीजिए, देखिएगा 5 लाख रख लेगा अदर एक्टिविटी के लिए। किसान जो भारत में आपका एग्रीकल्चर लोन है इसीलिए तो फेल्ड हुआ। किसान में आप खेत को तो हम लोन दे नहीं सकते हैं जाके। मान लो एक बैंक है और खेत में गेहूं की फसल उगानी है, तो हमको मजबूरी में सेकंड पार्टी खर्च करना है। किसको? किसान को एग्रीकल्चर लोन देना है, ठीक है। तो वहां पर एग्रीकल्चर लोन में एक प्रॉब्लम आई बैंकों के सामने कि बैंक ने रिपोर्ट किया कि ये बैंक है, ये आपका फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर है, सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या है, उसके खेत हैं, ठीक है, खेत हैं। अब खेत एक व्यक्ति तो है नहीं, बैंक डायरेक्ट खेत को दे देता पैसा। लेकिन अब क्या करता है कि गेहूं बोने के लिए, वीट फार्मिंग के लिए बैंक ने फार्मर को लोन दे दिया, और फार्मर ने जैसे बीज खरीदने गया उसकी माताजी की तबीयत खराब हो गई। क्या करेगा? उसने उठा करके उस पैसे से माताजी का इलाज कर दिया। अब वो पैसा जिस टारगेट के लिए लगाया गया था वो टारगेट नहीं अचीव हुआ। परिणाम स्वरूप सेकेंड जो आपके पास पार्टी को लोन दिए गए, उस सेकेंड पार्टी में आधे लोन अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। इस
इसलिए बैंकों ने कहा कि नहीं, हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करना पसंद करेंगे, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके लिए जो लोनिंग की हमने व्यवस्था की है उसका टारगेट अचीव हो सके। और भारत में देखिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लोन में अधिकतर लोन एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। किसानों द्वारा 50% 60% ये ऐसी रिपोर्ट्स आई कि किसान जो लोन को ले लिए हैं वो लोन रीपे नहीं किए गए हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई और किसानों को लोन देने से बैंक बचने लगे। अब बताइए, आप पॉलिसी मेकर हैं, किसानों को लोन नहीं देंगे तो मतलब क्या होता है, हमको कार के लिए आप लोन दे देंगे, मतलब हमारे पास खाने को नहीं, हम कार पहले खरीद लेंगे। तो यही एक प्रॉब्लम आई कि भारत में जो लोन का ऑब्जेक्टिव था, क्रेडिट क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा था। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको बढ़ाना था, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीए निकल रहा था। ठीक है, कार लोन, बाइक लोन खूब मिल रहे थे, लोगों ने कार खरीदा, बाइक खरीदा और घरों के सामने खड़े हैं लेकिन खाना खाने के लिए पैसे नहीं उनके पास। तो जो टारगेट बनाया गया हमारे पास लोनिंग का, क्रेडिट क्रिएशन का, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, वो प्रॉब्लम आ गई, हमारे सामने चैलेंज बन गया। और इसलिए भारत में जो ड्राइव डिपॉजिट हुई उसमें आधा पैसा एनपीए में कन्वर्ट होने लगा और लोगों ने छोड़ छोड़ के क्रेडिट भाग गए। अब एक हमारे पास चैलेंज बड़ा आ गया। ठीक है, तो जब मैं अभी आपको कॉमर्शियल बैंक्स पढ़ाऊंगा, कॉमर्शियल बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ाऊंगा, आपके पास मैं पढ़ाऊंगा कोऑपरेटिव बैंक्स के विषय में पढ़ाऊंगा, तो ये क्यों अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाए जब बैंक की इतनी बढ़िया पॉलिसी थी। तो ठीक है, तो ये चीज आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेना कि जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन होता है, क्रेडिट क्रिएशन में एक डिपॉजिट होती है, प्राइमरी डिपॉजिट होती है, जो एक व्यक्ति अपना पैसा जमा करता है और उससे अन्य व्यक्तियों को जो लोन दिया जाता है वो आपका ड्राइव डिपॉजिट होती है और वो कभी भी कैश नहीं दिया जाता है। जहां पर कैश बैंक ने दे दिया वहीं पर क्रेडिट क्रिएशन की पावर बैंक की खत्म हो जाएगी। इसलिए बैंक क्या करता है कि उसका चेकबुक अकाउंट ओपन करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चेकबुक अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप कैश ना निकाल करके चेकबुक के माध्यम से ही पेमेंट करेंगे। नहीं, आप तो ये भी कर सकते हो ना कि एक काम करो, मेरा एक अकाउंट में पैसा डाल दो, एक काम करो हम अगले दिन पहुंच जाएंगे लेके के, लो हमको इतना पैसा निकाल दो। नहीं, आप नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आपका लोन अकाउंट है और लोन अकाउंट में उन्होंने कहा कि चेकबुक के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि जहां पर आपने कैश को टच किया क्रेडिट क्रिएशन की पावर वहीं पर सीज हो जाएगी। इसलिए बैंक क्या करता है, कोशिश करता है कि ग्राहकों की पहुंच से कैश जो है वो दूर रहे ताकि क्रेडिट क्रिएशन अपने मकसद को फुलफिल कर सके। ठीक है, चलो और हम देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट इसी के साथ। एक और मैं आपके साथ ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां पर है वो? हाँ, तो अब आपके पास देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी, सॉरी, ओके, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि जो कागजी मुद्रा का निर्गमन होता है ये आपका इशू ऑफ द पेपर करेंसी होता है, ये पहला स्टेप होता है बैंक द्वारा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप नंबर 01 कहते हैं। ये कागजी मुद्रा का निर्गमन होता है। तो भारत में जो क्रेडिट क्रिएशन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन होता है, क्रेडिट क्रिएशन, और दूसरा आपका इनडायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन। अगर मैं आप सभी को एज अ स्कॉलरशिप का अमाउंट 10-10 हज़ार रुपए दे दूं तो आपके हाथ में कैश आ जाएगा, जाओगे आप पैसा निकाल लोगे। तो अगर भारत में बैंक द्वारा या सरकार द्वारा डायरेक्ट नोट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये नहीं निकालना कि उड़ा देंगे नोट हम जाके बिन लेंगे, नहीं, बल्कि किसी माध्यम से जैसे मनरेगा लागू कर दिया जाए, बच्चों की स्कॉलरशिप दे दिया जाए या आपकी फीस कम कर दिया जाए तो भी तो आपके हाथ में कैश बढ़ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन थ्रू द पेपर करेंसी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन।
डायरेक्ट सीसी। दूसरा होता है जमा राशियों से साख का निर्माण करना, क्रेडिट क्रिएशन थ्रू द डिपॉजिट। जैसे मोहन ने 1,000 रुपए जमा किया और उसको सोहन को इसमें से 900 रुपए लोन मिल गए, फिर अगला व्यक्ति आर था, उसको 810 मिल गए। तो ये जो उनका चेकबुक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, ये भी क्रेडिट क्रिएशन होता है, बट इसे हम लोग इनडायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तेजी से प्रभावी काम करता है कागजी मुद्रा का निर्गमन। अगर इशू ऑफ द पेपर करेंसी सबसे ज्यादा इकोनॉमी में तेज काम करती है और इससे डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, आप पैसा पाते हो, स्कॉलरशिप का पैसा पाओगे, तुरंत क्या कहोगे, चलो दुकान पे चलते खाना कुछ खा के आते हैं, तुरंत इफेक्ट इसका मिलेगा। लेकिन चेकबुक वाला जो ये ड्राइव डिपॉजिट है, ड्राइव क्रेडिट क्रिएशन है, ये कभी भी एक समोसा वाला चेकबुक में नहीं पैसा लेगा। तो जब एक समोसा वाला चेकबुक में पैसा नहीं लेगा, तो ये जो आपके पास क्रेडिट क्रिएशन थ्रू द डिपॉजिट होता है, ये क्रेडिट क्रिएशन की कैटेगरी में तो आता है, बट इससे इकोनॉमी की स्पीड उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है जितनी कि हमारी कैश से बढ़ती है, कागजी पेपर करेंसी इशू करने से बढ़ती है। ठीक है, तो दो प्रकार का क्रेडिट क्रिएशन होता है, ये सीख लेना। एक आपका होता है जब किसी का वेतन बढ़ा दिया जाए, यानी डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ में, ग्राहकों के हाथ में करेंसी को अवेलेबल करा देते हैं, तो इस प्रकार का जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, इसे हम लोग डायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। किन्स इसी का सपोर्टर था। किन्स कहता था कि इंस्टेंट, एक जैसे एक क्या होता, गाड़ी में अचानक झटका मारो, नहीं तो दलदल में फंसी रहेगी, झटका अचानक मारने के लिए आपको हाई एक्सीलेटर के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमको कहीं किसी गड्ढे से निकलना जिसमें क्या होता गंदा पानी बह रहा, हमको छलांग लगानी होती है, तो वो आपकी अर्थव्यवस्था कहीं फंस गई हो, तो आपको इशू ऑफ द पेपर करेंसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन करना पड़ेगा और लोगों को छलांग लगाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था तब निकल पाएगी। लेकिन दूसरा होता है बैंक जो डिपॉजिट आती है उसी से चेकबुक अकाउंट के माध्यम से लोनिंग कर देती है, इसे हम लोग इनडायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन करते हैं और इसकी स्पीड पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये सामान्यतः एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति में यह जानकर आश्चर्य होता है कि यदि बैंक 1,000 रुपए जमा होता है तो बैंक 5,000 रुपए तक का साख का निर्माण कर देता है, क्योंकि कई लोगों को वो पैसा क्या तो होता है चेकबुक अकाउंट के नाम से ओपन करके दे देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है और इनडायरेक्ट या ड्राइव आपके पास क्या हो जाता है, क्रेडिट क्रिएशन कहलाएगा। तो पहला जो आपका मैंने मेथड आपको सिखाया, कागजी मुद्रा का निर्गमन होता है। 19वीं शताब्दी में प्रायः सभी बैंकों में पत्र मुद्रा निर्गमन के अधिकार थे, यानी कोई भी बैंक 19वीं शताब्दी में प्रायः सभी बैंक पत्र मुद्रा निर्गमन करते थे। ठीक है, करेंसी लेते थे, करेंसी को क्या करते थे, ग्राहकों को दे देते थे और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन हो जाता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में मुद्रा निर्गमन का अधिकार केवल एक बैंक को है और वो हमारे पास आरबीआई को है। जैसे पहले क्या था कि सारे बैंकों को अपनी अपनी पावर थी, अपने नोट वो जारी कर सकता था, लेकिन अब क्या हुआ कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केवल इसको नोट करेंसी इशू करने का पावर दिया गया और जो बैंक हमारे थे वो बैंक केवल क्या करते थे, एक मीडिएटर का रोल अपना रहे हैं। तो इस प्रकार आरबीआई की पॉलिसी के अंतर्गत ही हम ये काम कर सकते हैं। अब मैंने दूसरा आपके साथ अभी डिस्कस किया काफ़ी देर से, क्रेडिट क्रिएशन थ्रू द डिपॉजिट, और क्रेडिट क्रिएशन थ्रू द डिपॉजिट के अंतर्गत क्या होता है कि प्राथमिक जमा होता है, जिसमें मैंने बोला कि एक व्यक्ति आता है, वह 1,000 रुपये जमा करता है और जमा करने के बाद ए व्यक्ति को हमने 900 रुपये का लोन दिया, सीआरआर में हमने क्या किया कि 90 रुपये जमा किए, 910 रुपये का लोन दिया। इस प्रकार करके ये जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं कि प्राइमरी डिपॉजिट तो आपका 1000 होगा, लेकिन ये सेकेंडरी डिपॉजिट के नाम से जाने जाते हैं, जिसको आप ड्राइव डिपॉजिट भी कहते हैं। तो इसे इनडायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन हुआ जिसको हम लोग ड्राइव डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है, और ड्राइव डिपॉजिट को मैंने आपको बहुत अच्छे समझा के रखा है कैसे ये ड्राइव डिपॉजिट काम करती है। फिर आपके पास हमारे पास बात आती है कि क्या होता है, जमा राशि से साख निर्माण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक ही बैंक द्वारा साख निर्माण,
ठीक है, और विभिन्न बैंकों द्वारा शाखा निर्माण। ठीक है, तो जब एक ही बैंक क्या करती है कि केवल एक बैंक क्या करती है, नगद जमा करते हैं और ए व्यक्ति ने अपने खाते में 100 रुपए की राशि जमा की और उससे क्या हुआ कि सब लोगों को लोन दे दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक बैंक द्वारा क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। लेकिन विभिन्न बैंकों द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो क्या होता है, कई बैंक क्या करते हैं, लाइबिलिटीज पे लोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं एसबीआई के एटीएम में जाता हूं और पीएनबी का क्या कर देता हूं, पैसे निकाल लेता हूं क्रेडिट कार्ड से। मान लीजिए मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड से मैं पीएनबी के बैंक में जाता हूं और पीएनबी के बैंक से पैसे निकाल लेता हूं। तो ये कई बैंकों के हेल्प से क्रेडिट क्रिएशन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय द डिफरेंट बैंक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एक आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर का रोल आता है। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर की बात आती है तो हमने कहा कि प्रारंभिक जमा अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए जमा किया और उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कितने रुपए जमा हो गए, 5000 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन हुआ, तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट मल्टीप्लायर का मान 5 है। तो जितना CRR का मान कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन मल्टीप्लायर का मान उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे और जब ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे तो निश्चित रूप से क्रेडिट मल्टीप्लायर का रोल बढ़ता चला जाएगा। तो प्रोफेसर कीन्स ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर CRR का मान, कैश रिजर्व रेशियो का मान जितना कम होगा, उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जो आपका क्रेडिट क्रिएशन मल्टीप्लायर है उसका मान बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह हमने आज देख लिया कि क्रेडिट क्रिएशन कैसा होता है, किस प्रकार से इकोनॉमी में काम करता है और इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक अदर पॉलिसी के हिसाब से ये इंटरलिंक होते हैं। अब आपके प्रश्न जो हो जरूर पूछिएगा मुझसे।